हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीकेजी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और उसमें हम पढ़ चुके थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ये पढ़ चुके थे। हम नेक्स्ट टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके कौन कौन से टाइप हैं, वो क्या काम करते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो आता है वो है गोल्जी बॉडी, या इसी को बोलते हैं गोल्जी एपेरेटस, ठीक है। गोल्जी बॉडी जो है सबसे पहले डिस्क्राइब किया था किसने? कैमेलो गोल्जी ने। ये एक साइंटिस्ट हैं और इन्हीं के सरनेम से उन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या रख दिया गया? गोल्जी बॉडी। सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? तो हमने बोला था कि जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, जो सेल की एक्टिविटीज या फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है सेल ऑर्गेनल। तो उसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं, वो 6 हैं, है ना, उसमें से एक हम पढ़ चुके हैं, दूसरा हम पढ़ रहे हैं गोल्जी बॉडी। तो पहला पॉइंट हमको क्लियर हुआ कि कैमेलो गोल्जी ने इनकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको क्या बोला गया? गोल्जी बॉडी। ये होते क्या है? तो हम बोल ही रहे हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनल रहेंगे वो कैसे रहेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड रहेंगे। और ये एक्चुअल में है क्या? वेसिकल्स है, ठीक है, जो एक दूसरे के पैरेलल अटैच मतलब अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो पैरेलल टू ईच अदर दे आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और उन्हीं को क्या बोला जाता है? सिस्टम्स। अब इनकी लोकेशन क्या है? नाउ सपोज ये न्यूक्लियस है, किसी सेल का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर तो हमने देखा था इस तरह से क्या होता है, इस तरह से होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर ये जो पैरेलली अरेंज्ड स्टैक्स, ठीक है ना, इनको हम क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस से की मेम्ब्रेन से ही अटैच्ड होते हैं ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो हैं ये सब कहलाएंगे क्या? गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी जो है, इनके फंक्शंस क्या हैं? तो इसका पहला फंक्शन है पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू वेसिकल्स, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है उसको पैकेजिंग उसकी कहाँ की जाएगी? इन स्टैक्स में, ठीक है। गोल्जी बॉडी मतलब अगर किसी सब्सटेंस को विद इन द सेल या आउट ऑफ द सेल भेजना है तो उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना हो सकता है या उसको पैक करना हो सकता है, किस फॉर्म में? वेसिकल के फॉर्म में। तो वो सब काम कहाँ पर होगा? इस गोल्जी बॉडी में, ठीक है। नाउ सपोज कि ये कोई प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमको पता है कहाँ बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस प्रोटीन को बनाने के बाद कहाँ भेजा जाएगा? गोल्जी बॉडी की तरफ भेजा जाएगा। गोल्जी बॉडी इस प्रोटीन को मॉडिफाई करेगी, साथ ही साथ इसको क्या कर देगी? ऐसे पैक कर देगी। उसके बाद इसको इस सरफेस से निकाला जाएगा। तो ये प्रोटीन पैक होने के बाद यहाँ से ऐसे निकलेगा और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जहाँ भी उसको भेजा जाना है विद इन द सेल या आउट ऑफ द सेल उसको भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब किसी सब्सटेंस को पैक करना है, उसको थोड़ा बहुत अगर मॉडिफाई करना है तो वो काम कहाँ पर होगा? गोल्जी बॉडी, है ना। नेक्स्ट क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर्स। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट काम होता है कि कुछ सिंपल शुगर्स जुड़कर क्या बना सकती है? कॉम्प्लेक्स शुगर बना सकती है। इसलिए लिखा है कि सिंपल शुगर से क्या बन सकता है? कॉम्प्लेक्स शुगर बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आता है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लाइसोसोम भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और उनको बनाने का काम किसका है? गोल्जी बॉडी का, ठीक है। लाइसोसोम क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन इतने पॉइंट जो है वो हमको यहाँ पर याद रखना पड़ेंगे, है ना। डिस्कवरी कैमेलो गोल्जी ने की, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये तो वेसिकल बना दिया, तो ये हो गए क्या? गोल्जी बॉडी। और इनको बोलते क्या है? सिस्टम्स। जब ये इनका अरेंजमेंट होता है तो इनको बोलते हैं सिस्टम्स, ठीक है। और ये 3 उसके फंक्शन से हमको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं जो कि है लाइसोसोम्स, ठीक है। अभी हमने बोला कि गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम बनते, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हमको याद रखना है कि गोल्जी बॉडी से बने हैं लाइसोसोम। होते कैसे हैं ये? तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं सभी के पास मेम्ब्रेन होती है, इसलिए उन सबको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड। तो दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, दे आर सैक, ठीक है ना, सैक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके अंदर क्या फील्ड रहते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब ये किसी भी सब्सटेंस का डाइजेशन कर सकते हैं। अगर लाइसोसोम के अंदर कोई सब्सटेंस जा रहा है तो इसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं और इस कारण से वो क्या कर सकते हैं? उस सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि ये सेल को साफ रखने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प टू कीप सेल क्लीन, ठीक है। नाउ सपोज अगर कोई बैक्टीरिया है ना, कोई बैक्टीरिया है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है ना, फॉरेन पार्टिकल आ गया फॉर एग्जांपल सेल के अंदर, या फिर सेल का ही कोई वॉर्न आउट पार्ट है, तो वो इस लाइसोसोम में जा सकता है, ठीक है। मान लिया कि ये लाइसोसोम है, तो इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए हैं, है ना। और जैसे ही यहाँ पर कोई बैक्टीरिया पहुँचा, मान लिया कि ये बैक्टीरिया, तो इस बैक्टीरिया को लाइसोसोम क्या कर सकता है? क्लीन कर सकता है, किल कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया अटैक भी करेगा तो भी लाइसोसोम उसको बचा सकते हैं, है ना। लेकिन लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स,
ना व्हाई लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जब भी सेल में कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आता है या यूँ बोलें कि सेल डैमेज हो जाती है, अगर सेल डैमेज हो गई तो बॉडी के किसी काम की नहीं रहेगी, उस केस में लाइसोसोम खुद बस्ट हो जाते हैं, और अगर ये बस्ट हो गए तो इनके अंदर के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ निकल आएंगे, बाहर। तो उस अपनी ही सेल को ये क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, या यूँ बोलें कि किल कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए इन सैक को या बैग्स को क्या बोल दिया जाता है, सुसाइड बैग्स, क्योंकि खुद की सेल को इन्होंने किल कर दिया। कब, जब सेल डैमेज हो गई, यूजुअली नहीं, अगर सेल डैमेज हो गई और अब उसके वापस काम आने के चांसेस नहीं है, तब ये ऐसा कर सकते हैं कि लाइसोसोम खुद ही क्या कर दे, अपनी सेल को डैमेज कर दे या खत्म कर दे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग्स। तो ये लाइसोसोम के बारे में कुछ पॉइंट्स है। अगर फंक्शन पूछा जाए तो सिंपल से शब्दों में हमको यही याद रखना है कि सेल को साफ रखने में हेल्प करते हैं। ये कोई भी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल या बैक्टीरिया या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है उसको ये किल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं उसका रीज़न हम आगे इसके फंक्शनिंग में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला इसका पॉइंट जो है वो है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। हमने बोला कि जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं उसकी एक मेम्ब्रेन तो होती है, पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कितनी मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन, एक बाहर की तरफ होती है उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये पोरस होती है, मतलब इसमें पोर्स होते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस नहीं होती बट वो डीपली फोल्डेड होती है, ठीक है। इस डायग्राम में अगर अपन देखते हैं तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, ये हो जाएगी आउटर मेम्ब्रेन, है ना। और ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो फोल्डेड दिखाई दे रही है पूरी, ये इनर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है, फोल्डेड, तो ये इनर मेम्ब्रेन है ना, ये फोल्डेड होती है ना। इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है उसमें इन फोल्डिंग्स को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी, ठीक है। दिस फोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टी, है ना, ये याद रख सकते हैं अपन ना। दोनों मेम्ब्रेन जो होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना। और अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है, ये वाली, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, उसके अंदर का जो स्पेस है, मतलब ये जो जगह है, इसको बोला जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये 4-5 लेबलिंग हमको आना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में, ठीक है। एक तो वही आउटर मेम्ब्रेन, ये पूरी आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये अंदर वाली मेम्ब्रेन जिसको बोला जा रहा है इनर मेम्ब्रेन, है ना। फिर इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स होती है इसको बोलते हैं क्रिस्टी। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस बच रहा है इसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये जो अंदर सबसे अंदर की जगह है जो इनर मेम्ब्रेन के भी अंदर है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मैट्रिक्स, ठीक है ना। फंक्शनिंग पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एटीपी फॉर्मेशन। सबसे पहले तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एनर्जी स्टोर रहती है। एटीपी ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें एनर्जी स्टोर रहती है, और इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे एटीपी बनाए जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एनर्जी स्टोर है वो बन कहाँ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी सेल को किसी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी तो कौन हेल्प करेगा, एटीपी, क्योंकि ये क्या करते हैं, एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। एटीपी जो रहते हैं उनका काम क्या होता है, एनर्जी स्टोर करना, और इसीलिए जब भी किसी एक्टिविटी के लिए, सेल की किसी भी एक्टिविटी के लिए अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो एक्चुअल में किसको तोड़ा जाएगा, इन मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स को। इसलिए हम क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ सेल। किसी भी एक्टिविटी के लिए पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, कौन देगा, एटीपी देगा, और एटीपी खुद कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास उसका खुद का डीएनए भी है और खुद के राइबोसोम भी है। जनरली जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, और राइबोसोम कहाँ होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे होते हैं, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास इसका खुद का डीएनए भी है और राइबोसोम भी है, और यही कारण है कि वो कुछ प्रोटीन्स, अपने कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो खुद ही बना सकता है, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स उसको बाहर से भी लेने की ज़रूरत पड़ती है या न्यूक्लियस हेल्प करता है उसके बनाने में, लेकिन अपने खुद कुछ प्रोटीन से खुद भी बना सकता है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए भी है और राइबोसोम भी। हमने पढ़ा है राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइबोसोम्स एंड डीएनए जो दोनों चीज़ें हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद की हो सकती है, और इस कारण से वो अपना प्रोटीन्स बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखना चाहिए।
तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो होते हैं वो केवल प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस पढ़ते हैं, तो इसमें ये ध्यान रखना है हमको कि प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ठीक है। फिर प्लास्टिड जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा वर्ड का मतलब ही होता है कलर, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रोमोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स होती है। इसमें अलग अलग तरह के क्या होते हैं, पिगमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या रहेंगे, पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स जो हैं वो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कलर देते हैं, ठीक है। तो प्लांट में जो भी कलर आ रहा है, जैसे कि ग्रीन कलर, ठीक है, तो प्लांट में ग्रीन कलर क्यों आ रहा है, तो एक पिगमेंट का नाम हमको याद रखना है, क्लोरोफिल। एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि जो कलर्ड प्लास्टिड्स होती है उनमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स, और जैसे कि एक कलर हमने देख लिया ग्रीन, तो ग्रीन कलर जो प्लांट में आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, क्लोरोफिल के कारण। और ऐसी प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल होता है उसी प्लास्टिड का नाम क्या बोल देते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट। उसी प्लास्टिड को क्या बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये किस में हेल्प करती है, तो हम याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट में होने वाली एक प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन सी प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल हुई, क्लोरोप्लास्ट। इसको क्लोरोप्लास्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो कि प्लांट को कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर। पर क्या केवल ग्रीन कलर की ही प्लास्टिड्स होती है, नहीं, रेड, ऑरेंज या वेरियस जो भी कलर हो रहे हैं प्लांट में वो सब अलग अलग प्लास्टिड्स के कारण ही होते हैं। इसके अपोजिट दूसरी जो प्लास्टिड होती है उसको बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट। इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है और इसीलिए ये कैसी हो गई, कलरलेस या वाइट, ठीक है। और इनका मेन काम होता है स्टोरेज। इनका मेन काम क्या है, स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस सच एज ऑयल्स, स्टार्च, एक्सेट्रा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है तो हम बोलेंगे स्टोरेज। अगर हमसे पूछा जाए क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है तो हम क्रोमोप्लास्ट में स्पेसिफिक एग्जांपल दे सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और उसका फंक्शन लिख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ही होता है। तो हमने ये बोल ही दिया कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो ये तो उसकी मेम्ब्रेन हो गई। लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर का ये जो पूरा रीजन होता है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। मेम्ब्रेन के अंदर का जो रीजन है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा, है ना। उसके बाद यहाँ पर स्टैक होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें अगर एक की बात करी जाए तो इसको बोला जाता है थाइलेकॉइड, ठीक है, थाइलेकॉइड, है ना। एक है थाइलेकॉइड, उसके ऊपर एक और थाइलेकॉइड रख दिया, फिर एक और रख दिया, तो ऐसे कई सारे थाइलेकॉइड्स रखते जा रहे हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेना, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ग्रेना। तो ऐसे कई सारे थाइलेकॉइड्स होते हैं, थाइलेकॉइड के ऊपर बहुत सारे थाइलेकॉइड रखते जाते हैं और क्या बन गया उससे, ग्रेना। दिस एंटायर स्ट्रक्चर हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कि प्लास्टिड्स बेसिकली कौन सी प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, दिस प्लास्टिड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। इसके बारे में एक प्लास्टिड के बारे में जो नेक्स्ट या जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, डीएनए एंड राइबोसोम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास हैं, वैसे ही इसके पास भी हैं अपना डीएनए, खुद का डीएनए और राइबोसोम, और इसीलिए ये भी अपने कुछ प्रोटीन्स खुद से बना सकती, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए और राइबोसोम दोनों की जरूरत पड़ती, तो ये भी अपने कुछ प्रोटीन खुद से बना सकती है। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि दो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल के नाम बताओ, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। क्यों? क्योंकि अपने खुद के कुछ प्रोटीन से बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दोनों जो है वो सेमी ऑटोनॉमस कहला रहे हैं। और सेमी ऑटोनॉमस कहलाने का रीज़न क्या है कि उनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो पढ़ रहे हैं वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है वो स्टोरेज सैक होते हैं, मतलब इनमें सब्सटेंसेस का स्टोरेज किया जा सकता है। वो सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, तो इसलिए हम इनको बोला जाता है स्टोरेज सैक, ठीक है। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, जनरली ये पूरा 50 से 90% तक का एरिया, प्लांट सेल का एरिया यही कवर कर सकते हैं, ठीक है। और प्लांट सेल में बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं कि उसकी टर्जिडिटी को भी मेंटेन करते हैं और उसकी जो रिजिडिटी है उसको भी मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल के अंदर वो काफ़ी बड़ा होता है। पूरा सेल का शेप जो डिसाइड हो रहा है वो किसके कारण डिसाइड होता है? वैक्यूल के कारण। इनका फंक्शन क्या है? तो दे हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस,
ठीक है। बहुत सारे सब्सटेंस है जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, शुगर हो गया या और भी कोई सब्सटेंस है, उनको स्टोर करने का ये काम करते हैं, ठीक है। फिर अमीबा में जो है फूड वैक्यूल हो सकता है। अमीबा को अगर हम देखें तो ये अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है इस तरह का, और ये उसका न्यूक्लियस है। अगर इसने कोई फूड पार्टिकल इंगल्फ किया है तो वो फूड पार्टिकल एक स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये उसका फूड है, ये फूड है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर फूड है उसी को क्या बोला जा रहा है, फूड वैक्यूल, ठीक है, उसको बोला जाएगा फूड वैक्यूल। तो अमीबा की सेल के अंदर अगर फूड उसने इंगल्फ किया है तो वो किसके अंदर जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा। तो ये वैक्यूल के बारे में सारे पॉइंट्स हमको याद रखना है। एनिमल सेल में वैक्यूल या तो नहीं होंगे और अगर हुए तो बहुत छोटे होते हैं, पर प्लांट सेल में ये लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पर कुछ 5-6 डिफरेंसेस दिए हुए हैं। कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता है जिसमें ये डिफरेंस ना पूछा जाए, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। प्लांट सेल जो होती है वो साइज़ में बड़ी होती है। एनिमल सेल के कंपैरिजन में प्लांट सेल का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल्स जो होती है वो छोटी होती है। तो प्लांट सेल्स आर लार्ज इन साइज वेयर एज एनिमल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, छोटी होती है, ठीक है। प्लांट सेल्स जनरली रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ठीक है। इसका शेप जो है वो फिक्स्ड रहता है, रेक्टेंगुलर होता है, जबकि इनका इर्रेगुलर शेप होता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, वेरियस शेप वाली हो सकती है। 2 पॉइंट क्लियर है। पहला है साइज का कि लार्ज होती है, एनिमल सेल्स स्मॉल होती है। प्लांट सेल्स रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ठीक है, और ये इर्रेगुलर शेप। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लांट सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हमने बोला था कि सेल वॉल्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल्स का वो साइड में होता है। साइड मतलब अगर ये प्लांट सेल है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप हो गया उसका, और ये जो उसका सेल मेम्ब्रेन हो गई, और इसके अंदर एक बड़ा सा क्या होता है, वैक्यूल होता है, और इस कारण से इसका न्यूक्लियस जो होता है वो काफ़ी साइड में आ जाता है। लेकिन एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपरली सेल के सेंटर में ही होता है। मीन्स अगर ये कोई एनिमल सेल है तो उसके सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा, किसमें, एनिमल सेल। प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे आ जाता है, पेरीफेरी की तरफ, ये सरफेस की तरफ आ गया, ठीक है, साइड में आ गया। फिर प्लांट सेल जो होती है इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होंगे, यहाँ पर प्लास्टिड्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने बोला था कि प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, तो दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। और ये जो है लास्ट जो पॉइंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट सेल्स होती है उसमें एक बड़ा सा सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये हमने बनाया। जैसे ये है, ये वैक्यूल है, और इसी वैक्यूल के प्रेजेंट होने के कारण क्या हो गया, जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल का वो पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो गया। हमने बोला अभी था कि प्लांट सेल में वैक्यूल इतने बड़े हो सकते हैं कि पूरे सेल का वो 50 से लेकर 90% तक एरिया क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, और इसी कारण न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी पे है। तो हमने लिखा 1 लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। एनिमल सेल में या तो जो है वैक्यूल नहीं होंगे, और अगर हुए तो बहुत छोटे होंगे, ठीक है। तो मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर एक ही है और बड़ा वैक्यूल है, जबकि यहाँ पर कई सारे हैं और छोटे छोटे वैक्यूल्स। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के 6 डिफरेंसेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना है हमको। तो अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझ रहे हैं जो कि है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिससे नई सेल्स बनती हों, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड। नई सेल बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। नाउ सेल डिवीज़न जो होता है वो 2 तरीके से होता है, और कब इसकी ज़रूरत पड़ सकती है वो भी हमको देखना है, ठीक है। सेल डिवीज़न 2 टाइप का हो सकता है। पहला टाइप का जो सेल डिवीज़न होता है उसको बोला जाता है माइटोसिस, ठीक है, और दूसरे टाइप का जो सेल डिवीज़न होता है उसको बोला जाता है मियोसिस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। सेल डिवीज़न की ज़रूरत क्या कब पड़ रही है, जैसे किसी जगह पे किसी टिश्यू पे इंजरी हो जाए, ठीक है, तो वहाँ की सेल्स अगर डैमेज हो गई तो उनको रिप्लेस करके नई सेल बनाना पड़ेगी, ठीक है। कई बार सेल डिवीज़न की ज़रूरत होती है गैमेट्स बनाने के लिए, स्पर्म ओवम बनाने के लिए, तब भी सेल डिवीज़न ही होगा। अब वो कौन सा सेल डिवीज़न कब होगा ये हमको देखना है। तो पहला सेल डिवीज़न होता है माइटोसिस, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं माइटोसिस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट माइटोसिस के बारे में याद रखेंगे कि माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीज़न। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है। क्या होता है इक्वेशनल डिवीज़न का मतलब, सपोज कि ये एक सेल है, इसमें क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम के नंबर इसमें है 46, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। इस सेल को हम बोल देते हैं पेरेंट सेल। जो सेल डिवाइड होने वाली है उसको बोला जाता है पेरेंट सेल। ना ये सेल डिवाइड हुई,
जैसे ये डिवाइड होगी तो मतलब इस सेल का बीच में से डिवीजन हो जाएगा और कितनी सेल बन जाएगी, 2 सेल बन जाएगी। ठीक है, तो ये अब एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि ये खुद ही क्या हो गई है, डिवाइड हो गई। और जैसे ये डिवाइड हुई कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई। और इन दोनों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आ गए, 46। इन दोनों सेल्स को बोला क्या जाएगा, ये दो नई सेल्स बनी हैं इनको बोला जाएगा डॉटर सेल्स। दिस सेल्स आर नोन एज डॉटर सेल्स। ठीक है, नाउ 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल में भी थे और दोनों डॉटर सेल्स में भी कितने क्रोमोसोम है, 46। मींस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स इक्वल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। ये एक ऐसा टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करना हो, ठीक है, या फिर टिश्यू को रिपेयर करना हो। ठीक है, तो ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, है ना, इस समय में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये होता है माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इसमें केवल एक ही बार सेल डिवीजन होता है। दूसरे पे पहुंचते हैं हम। दूसरा सेल डिवीजन क्या है, मियोसिस। मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस को क्या बोला जा रहा है, रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इक्वेशनल डिवीजन बोला ना, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने के उतने किस में आ गए, डॉटर सेल। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। रिडक्शनल डिवीजन के केस में क्या होगा, सपोज ये कोई सेल है, इसमें भी हम मान लेते हैं कितने, 46 क्रोमोसोम है। हम किसको समझ रहे हैं, मियोसिस को समझ रहे हैं। अब ये तो क्या है, एक 46 क्रोमोसोम है, ये क्या, कौन सी सेल है, ये पेरेंट सेल है। जैसे ये डिवाइड होगी तो पहले 2 डॉटर सेल्स बनेगी, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे 23। इसको बोलेंगे फर्स्ट मियोसिस, ये पहला डिवीजन हो। फिर ये वाली जो सेल बनी थी ये फिर से डिवाइड होगी और फिर से 2 सेल बनेगी, इसमें भी 23 क्रोमोसोम आएंगे और ये वाली सेल भी डिवाइड हो जाएगी और 2 और नई सेल बन जाएंगी, इसमें भी कितने 23 सेल्स क्रोमोसोम के नंबर आ जाएंगे। नाउ इसको बोला जाएगा मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला हो गया मियोसिस फर्स्ट, दूसरा हो गया मियोसिस सेकेंड। इसलिए अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ माइटोसिस के केस में कितनी डॉटर सेल्स बनती है तो बोलेंगे 2, लेकिन मियोसिस के केस में कितनी, तो हम बोलेंगे 4 डॉटर सेल्स। मियोसिस के केस में 4 डॉटर सेल्स बनती है। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चारों डॉटर सेल्स में क्या हो जाते हैं, हाफ, रिड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। रिड्यूस हो गए ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पेरेंट सेल के कंपैरिजन में डॉटर सेल्स में हाफ हो गए, इसलिए इसको क्या बोल दिया है, रिडक्शनल डिवीजन। जबकि यहाँ माइटोसिस के केस में जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही किस में होते हैं, डॉटर सेल्स में, इसलिए इसको बोलते हैं, माइटोसिस को क्या बोलते हैं, माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो ये रीज़न होता है। अब जैसे हमने बोला कि माइटोसिस का यूज़ कहाँ पे होता है, तो टिश्यू को ग्रो करने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए। वैसे ही मियोसिस का जो रोल है वो कब होगा, जब क्या बनाना हो, गैमिट्स बनाना। तो इसलिए हम याद रखेंगे मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमिट फॉर्मेशन। ठीक है, स्पर्म्स या ओवम बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में मियोसिस डिवीज़न किया जाता है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है सेल डिवीज़न के बारे में। हमने यहाँ पर देखा कि एक ऐसी प्रोसेस जिससे नई सेल्स बनती हो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न कब कब ज़रूरत पड़ सकता है, तो हमने बोला कि टिश्यू की ग्रोथ के लिए, टिश्यू के रिपेयर के लिए, इंजरी के समय जब टिश्यू को रिप्लेस करना हो तब के लिए। ठीक है, उस समय पर नई सेल्स को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। नई सेल बनाने के 2 तरीके हैं, एक है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस जो होता है इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला है ना, पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम उतने ही डॉटर सेल्स में होते हैं। ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर वगैरह के समय में माइटोसिस होता है। दूसरे टाइप का सेल डिवीजन होता है मियोसिस, इसी को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम है उसके आधे हो जाते हैं डॉटर सेल्स में। ठीक है, और ये कितनी डॉटर सेल बनाता है, 4, जबकि यहाँ कितनी बनती है, 2 ही बनती है। इस डिवीजन की कब जरूरत होती है, जनरली गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है।